गुड मॉर्निंग सभी को। गुड मॉर्निंग। प्रयास संस्थान के डिजिटल ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं कमलेश माहुलिया, फैकल्टी ऑफ एग्रीकल्चर, और लाइव प्रश्नोत्तरी की आज अपन चौथी क्लास करने जा रहे हैं, फोर्थ क्लास। और फोर्थ क्लास में अपन ने जो टॉपिक रखा है वो है ड्राई फार्मिंग, शुष्क खेती। इससे पहले कल वाले टॉपिक में अपन ने इरिगेशन पर प्रश्नोत्तरी कंप्लीट की थी। उससे पहले की जो 2 क्लासेज है उसमें अपन ने पढ़ा था जनरल एग्रीकल्चर। ठीक है, तो स्टूडेंट्स लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि क्लास मैक्सिमम स्टूडेंट्स तक पहुंच सकें। 2 मिनट का टाइम है सभी के पास। लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्लास को लाइक कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग सभी को, वेरी गुड मॉर्निंग। क्लास को फटाफट शेयर कीजिए। सभी स्टूडेंट अपना स्टेटस ग्रुप में सेंड कीजिए ताकि मैक्सिमम स्टूडेंट्स तक क्लास पहुंच सके। सीताराम जी बिजारनिया, वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग। इंपीरियल एग्रो क्लासेज, सुनील जी वेरी गुड मॉर्निंग। सुनील जी सर वेरी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सभी को, गुड मॉर्निंग। सरिता बेरा वेरी गुड मॉर्निंग बेटा। प्रेम कुमारी वेरी गुड मॉर्निंग। सभी को गुड मॉर्निंग। क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। चलो शुरुआत करते हैं शुष्क खेती, ड्राई फार्मिंग की प्रश्नोत्तरी। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, राजस्थान में कितने प्रतिशत क्षेत्रफल में बारानी खेती की जाती है? व्हाट परसेंटेज ऑफ रेनफेड एरिया इन राजस्थान? सभी स्टूडेंट्स के सामने 4 ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट 50%, ऑप्शन सेकंड 60%, थर्ड 65%, फोर्थ ऑप्शन 80%। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तारू चौधरी वेरी गुड मॉर्निंग जी, वेरी गुड मॉर्निंग। अच्छा देखिए, जो इसका करेक्ट आंसर होगा, वेरी गुड सभी को, वो होगा 65%। बारानी खेती असिंचित खेती, यानी कि ऐसी खेती जो किस पर आधारित हो? वर्षा पर आधारित हो। वर्षा पर आधारित खेती को क्या कहते हैं? बारानी खेती कह देते हैं। क्या कह देते हैं? बारानी खेती कहते हैं, या इसको असिंचित खेती भी कहते हैं। और राजस्थान में कितने प्रतिशत? 65, यानी कि अपन कह सकते हैं 2/3 भाग कैसा है? 2/3 भाग पर राजस्थान में कैसी कौन सी खेती होती है? बारानी खेती होती है। ठीक है, अगर यहां पर भारत की बात करें तो भारत में यहां पर जो बारानी खेती होती है वो होती है 65 से 70%। कितनी परसेंट होती है? 65 से 70% यहां पर कौन सी खेती होती है? बारानी खेती होती है। और राजस्थान में कितनी होती है? 65%, या कुल क्षेत्रफल का 2/3 भाग। अगला क्वेश्चन, शुष्क खेती की जाती है जहां वार्षिक वर्षा हो। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ड्राई फार्मिंग इज डन वेयर एनुअल रेनफॉल इज? ऑप्शन नंबर फर्स्ट 1000 mm, ऑप्शन सेकंड 750 mm, थर्ड ऑप्शन 750 mm से कम, और फोर्थ है 750 mm से अधिक। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? वेरी गुड। शुष्क खेती कहां बनाते हैं? जहां पर वार्षिक वर्षा किससे कम हो? 750 mm से कम हो। जहां पर वार्षिक वर्षा 750 mm से कम हो वहां पर अपन कौन सी खेती अपनाते हैं? शुष्क खेती अपनाते हैं। देखो, जो शुष्क खेती है ये किस पर आधारित है? बात करते हैं, जो शुष्क खेती है ये नमी संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। किस पर आधारित है? नमी संरक्षण के सिद्धांत पर। बहुत इंपॉर्टेंट है, नमी संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित।
डिपेंड ऑन मॉइस्चर कंजर्वेशन। ठीक है, ये जो शुष्क खेती है ये नमी संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। बहुत अच्छा क्वेश्चन सीधा पूछा जाता है कि शुष्क खेती आधारित है तो किस पर आधारित है? नमी संरक्षण के सिद्धांत पर, यानी कि इन क्षेत्रों के अंदर नमी को संरक्षित कर ही अपन खेती कर सकते हैं, अन्य कोई विकल्प यहाँ पर खेती करने का नहीं है। ठीक है, सेकंड यदि बात करें अपन, जो सेकंड टाइप है जो ड्राई लैंड फार्मिंग, कौन सा है? ड्राई लैंड फार्मिंग। ड्राई लैंड जो फार्मिंग है इसमें जो वार्षिक वर्षा होती है वो 750 mm से 1150 mm के मध्य होती है, 1150 mm के मध्य होती है। यहाँ पर जो अपन खेती करते हैं तो यहाँ पर अपन को ध्यान रखना जरूरी है नमी संरक्षण के साथ में क्या? मृदा संरक्षण। नमी संरक्षण के साथ में किसका ध्यान रखना है? मृदा संरक्षण का। ठीक है, तो नमी संरक्षण के साथ जो मृदा संरक्षण है वो किसका सिद्धांत है? ड्राई लैंड फार्मिंग, या जिसको कहते हैं शुष्क भूमि खेती। ठीक है, और तीसरा जो टाइप अपन पढ़ा करते हैं वो है रेन फेड फार्मिंग। कौन सा फार्मिंग है? रेन फेड फार्मिंग। जो रेन फेड फार्मिंग है इसके अंदर इसका जो प्रमुख उद्देश्य है या जो इसका प्रमुख सिद्धांत या प्रमुख प्रिंसिपल है वो है जल निकास। यहाँ पर जल निकास की समस्या पाई जाती है, यहाँ पर जलाक्रांत समस्या होती है, इसलिए यहाँ पर जल निकास करना अत्यंत आवश्यक है। ठीक है, नेक्स्ट चर्चा करते हैं अगले क्वेश्चन पर। शुष्क कृषि के लिए बीज दर सामान्य दर से कितनी अधिक होनी चाहिए? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट 5%, ऑप्शन सेकंड 10 to 15%, ऑप्शन थर्ड 20 to 25%, ऑप्शन फोर्थ 35 to 50%। बताइए सही आंसर क्या होगा? वेरी गुड, यहां पर जो करेक्ट आंसर होगा वो है 10 से 15% अधिक। यहां पर मृदा के अंदर नमी का अभाव होने के कारण जो नमी होती है यहाँ पर सोइल के अंदर इसकी क्या होती है? कमी होती है, और नमी का अभाव होने के कारण यहाँ पर जो सीड जर्मिनेशन जो है वो बिल्कुल यहाँ पर कम होता है, 10 से 15% कम होता है। तो सीड जर्मिनेशन 10 से 15% कम होने पर यहाँ पर जो बीज दर है कितनी अधिक लेते हैं? 10 से 15% अधिक लेते हैं, ताकि जो पौधों की संख्या है वो सामान्य क्षेत्रों की जो तुलना में लगभग बराबर हो। और यहाँ पर जो बीज की मात्रा 10 से 15% अधिक लेते हैं, लेकिन यहाँ पर जो पौधों की संख्या है ना, जर्मिनेशन के बाद में ऐसे पौधे जो अपन को बिल्कुल कमजोर दिखाई दें तो यहाँ पर 10 से 15% पौधे क्या रखते हैं? कम रखते हैं। पौधों की कमी कितने रखते हैं? 10 से 15% कमी रखते हैं, यानी कि सीधी सी बात है यहाँ पर कौन सी क्रिया की जाती है? थिनिंग की क्रिया की जाती है। ठीक है, थिनिंग प्रोसेस कौन से क्षेत्रों में की जाती है? शुष्क क्षेत्रों के अंदर। अगला क्वेश्चन, निम्न में से शुष्क खेती के लिए उपयुक्त फसल है? Which of the following are suitable crop for dry farming? First option wheat and barley, second option paddy, third option sugarcane, fourth है ज्वार एंड बाजरा। बताइए। वेरी गुड, यहां पर जो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है वो है ज्वार और बाजरा। देखो यहाँ पर जो इन फसलों में से जो चार ऑप्शन आपके सामने दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पर सबसे कम वाटर जो रिक्वायरमेंट है वो किसकी है? ज्वार और बाजरा की है। तो यहाँ पर जो गेहूं और जो है इसमें सिंचाई की आवश्यकता ज्यादा होती है, दलहन के अंदर भी पानी की आवश्यकता ज्यादा होती है और गन्ना में पानी की आवश्यकता ज्यादा होती है। तो यहाँ पर शुष्क क्षेत्रों के लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो फसल है वो होगी ज्वार और बाजरा, क्योंकि इन फसलों के अंदर क्या होता है? ड्रोट रेजिस्टेंस होता है, ये सूखे के प्रति प्रतिरोधी होती है। और जो बाजरा होता है, बाजरा के अंदर ये बाजरा जो 300 से 350 mm जहां पर वाटर रिक्वायरमेंट है या वर्षा वो 300 से 350 mm, वहां पर इसको आसानी से ग्रो किया जा सकता है। ठीक है, जो ज्वार है इसको कैमल क्रॉप की उपाधि दी गई है। इस कौन से की? कैमल क्रॉप। कैमल क्रॉप यानी कि इसको पानी एक बार पानी दे दिया जाए तो लंबे समय तक ये बिल्कुल सूखे के प्रति प्रतिरोधी रहने वाली फसल है। तो यहाँ पर दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से परावर्तित प्रकाश का परावर्तित प्रकार का प्रति उत्सर्जक पदार्थ है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए रिफ्लेक्टिव टाइप एंटी ट्रांसपेरेंट? ऑप्शन नंबर फर्स्ट फिनाइल मर्क्यूरिक एसिटेट, ऑप्शन सेकंड साइकोसील, ऑप्शन थर्ड केवोलिन, ऑप्शन फोर्थ सिलिकॉन। बताइए कौन सा आंसर होगा? वेरी गुड, यहां पर जो करेक्ट आंसर होगा, यहां पर पूछा है परावर्तित प्रकार का, रिफ्लेक्टिंग प्रकार का, वो है केवोलिन। कौन सा है? केवोलिन। रिफ्लेक्टिंग प्रकार का जो एंटी ट्रांसपेरेंट है इसका प्रयोग करते हैं 5%।
कितना प्रयोग करते हैं इसका? 5% इसका प्रयोग करते हैं। इसके साथ में यदि दूसरे रिफ्लेक्टिंग टाइप की बात करें तो यहाँ पर जो चूना है, जो चूना का जो घोल का स्प्रे किया जाता है, ये भी किसका काम करता है? रिफ्लेक्टिंग का काम करता है। प्रकाश की किरणों को क्या कर देता है? परावर्तित कर देता है ना। यहाँ पर बात करें यदि फिनाइल मर्क्यूरिक एसीटेट, जो फिनाइल मर्क्यूरिक जो एसीटेट है ये रंध्र बंद करने के काम आता है। किस काम में आता है? रंध्र बंद करने में सहायक। आगे इस पर चर्चा भी करेंगे, क्वेश्चन हो रहेगा। तो रंध्र बंद करने में सहायक कौन सा है? फिनाइल मर्क्यूरिक एसीटेट। ठीक है, नेक्स्ट, शुष्क खेती में भू परिष्करण करना चाहिए। इन ड्राई फार्मिंग टिलेज ऑपरेशन शुड बी डन। ऑप्शन नंबर फर्स्ट मिनिमम, ऑप्शन सेकंड प्राइमरी टिलेज, ऑप्शन थर्ड सेकेंडरी टिलेज, ऑप्शन फोर्थ मैक्सिमम टिलेज। बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा? यहां पर जो करेक्ट आंसर होगा, वेरी गुड, सभी का आंसर लगभग सही है। यहां पर जो भू परिष्करण की क्रिया अपन को करनी चाहिए वो करनी चाहिए मिनिमम, यानी कि न्यूनतम भू परिष्करण क्रिया इसलिए की जाती है कि यहाँ पर अपन को मिट्टी के अंदर नमी को सेव करके रखना बहुत जरूरी है, ताकि जो अपन कह रहे थे कि नमी संरक्षण का सिद्धांत अपनाकर यहाँ पर अपन फसल का उत्पादन आसानी से कर सके। तो मिट्टी यहाँ पर जो ग्रीष्मकालीन जो वर्षा होती है उससे पहले गहरी जुताई कर मिट्टी के अंदर वाटर को सेव करते हैं ताकि मिट्टी के अंदर नमी बनी रहे। तो यहाँ पर जो शुष्क खेती है उससे उन क्षेत्रों में जो शुष्क क्षेत्र है वहां पर क्या करना चाहिए? मिनिमम टिलेज करना चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन, 750 से 1150 mm वार्षिक वर्षा वाले क्षेत्रों में की जाने वाली खेती कहलाती है ना। 750 अपने पहले अभी डिस्कस भी किया था। देखो सामान्यतः जो शुष्क जो कृषि है वो अपन कह सकते हैं कि ज्यादा कुछ इसमें डिफरेंस नहीं है। केवल शुष्क कृषि को अपन ने 3 भागों में बांटा है और वो केवल वर्षा का वितरण है। सामान्य से यदि अपन बात करें तो ये एक वर्षा का वितरण है। किसका वितरण है? वर्षा का वितरण है ना। वर्षा के वितरण के आधार पर अपन ने इसको कितने भागों में बांटा है? 3 भागों के अंदर बांटा है। नंबर फर्स्ट अपन ने पढ़ा था ड्राई फार्मिंग। कौन सा पढ़ा था? ड्राई फार्मिंग। नंबर सेकंड अपन पढ़े थे ड्राई लैंड फार्मिंग। कौन सा? ड्राई लैंड फार्मिंग। नंबर थर्ड अपन ने पढ़ा था रेनफेड फार्मिंग। रेनफेड फार्मिंग ये वर्षा की वितरण के आधार पर अपन ने शुष्क खेती को कितने भागों में बांटा है? 3 भागों में बांटा है। जो ड्राई फार्मिंग है अपन ने इस पर चर्चा कर ली है, यानी कि लेस देन 750 mm। 750 mm से कम जहां पर वर्षा होती है वहां पर कौन सी ड्राई फार्मिंग अपनाते हैं? ड्राई लैंड फार्मिंग। 750 mm से लेकर 1150 mm जहां वर्षा होती है उन क्षेत्रों में अपन कौन सी खेती अपनाते हैं? ड्राई लैंड फार्मिंग अपनाते हैं। और रेनफेड फार्मिंग कहां अपनाते हैं? जहां पर वार्षिक वर्षा 1150 mm से अधिक हो वहां पर कौन सी खेती अपनाते हैं? रेनफेड फार्मिंग। तो यहाँ पर जो अपन तीनों पर चर्चा कर चुके हैं, शुष्क भूमि खेती है ना, शुष्क कृषि और बारानी खेती। बारानी खेती को असिंचित खेती भी कहते हैं, ये नाम पता होना चाहिए। बारानी खेती को ही क्या कहते हैं? असिंचित खेती कहते हैं। अगला क्वेश्चन, रंध्रों को बंद करने वाले पदार्थ या रसायन है। द सबस्टांसेज या केमिकल्स दैट क्लोज द स्टोमेटा आर। फर्स्ट एट्राजीन, सेकंड एब्सिसिक एसिड, थर्ड है बोथ एक व दो दोनों, और फोर्थ है सिलिकेट। बताइए यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा? वेरी गुड, सभी स्टूडेंट्स के आंसर बिल्कुल सही आ रहे हैं। जो यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा दोनों, यानी कि एट्राजीन का प्रयोग भी अपन रंध्र बंद करने में कर सकते हैं और एब्सिसिक एसिड का भी अपन प्रयोग कर सकते हैं। देखो जो स्टोमेटा क्लोजिंग टाइप है, स्टोमेटा जो क्लोजिंग टाइप है, जो सबस्टांसेज या केमिकल्स हैं, सबसे पहले बात करते हैं फिनाइल मर्क्यूरिक एसीटेट। ठीक है, जो फिनाइल मर्क्यूरिक एसीटेट है इसका सॉल्यूशन अपन लेते हैं 10⁻⁴। ठीक है, जो फिनाइल मर्क्यूरिक एसीटेट है इसका सॉल्यूशन 10⁻⁴ लेते हैं। बात करें सेकंड एट्राजीन, थर्ड बात करें CO2 और फोर्थ बात करें एब्सिसिक एसिड। एब्सिसिक एसिड ये कैसे रसायन है? ये रंध्र बंद करने वाले रसायन है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, फिनाइल मर्क्यूरिक एसीटेट है PMA। देखो अपन ने चर्चा कर ली है, जो फिनाइल मर्क्यूरिक एसीटेट है वो किस प्रकार का रसायन है? ऑप्शन फर्स्ट स्टोमेटा ओपनिंग टाइप, सेकंड है लाइट रिफ्लेक्टिंग टाइप, थर्ड है स्टोमेटा क्लोजिंग टाइप, फोर्थ है फिल्म फॉर्मिंग टाइप। बताइए कौन सा होगा यहाँ पर? स्टोमेटा क्लोजिंग टाइप।
ये क्या करता है, रंध्रों को बंद कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, साइकोसील है, साइकोसील इज फर्स्ट ऑप्शन स्टोमेटा क्लोजिंग टाइप, ऑप्शन सेकंड लाइट रिफ्लेक्टिंग टाइप, थर्ड ऑप्शन ग्रोथ रिटार्डेंट एंड फोर्थ है फिल्म फॉर्मिंग टाइप। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए यहां पर चर्चा करते हैं। हाँ बिल्कुल 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 सही है। यहां पर जो ये साइकोसील है ये ग्रोथ रिटार्डेंट है। वेरी गुड, सभी का आंसर सही है। ग्रोथ रिटार्डेंट क्या क्या होता है, वर्दी को रोक देता है, वर्दी को रोकता है। देखो इसकी सबसे अच्छी एक विशेषता है साइकोसील की, क्या है, ये जो प्लांट है, ये जो प्लांट का जो ऊपरी भाग है इसकी वृद्धि को क्या कर देता है, कम करता है। प्लांट की ऊपरी ग्रोथ को क्या करता है, कम करता है। और जड़ों की वृद्धि को क्या कर देता है, जड़ों की जो जड़ें होती है उनमें क्या कर देता है, वृद्धि करता है, यानी कि जड़ों को बढ़ा देता है। और जो प्लांट का वेजिटेटिव पार्ट होता है जो सतह से ऊपर होता है उसको क्या कर देता है, बिल्कुल छोटा कर। तो यहां से जो एवोपोरेशन होगा या उत्सर्जन की जो क्रिया होगी, जल जो उत्सर्जन की क्रिया से बाहर जाएगा वो उसकी क्या होगी, हानि बिल्कुल कम हो जाएगी। और जो मॉइस्चर है वो मृदा के अंदर क्या रहेगी, सेव रहेगी। अच्छा, जो जड़ें बढ़ने से क्या होगा कि मिट्टी के अंदर जो अधिक गहराई पर क्या होगी, जो मॉइस्चर होगी, ऊपर वाली नमी यदि पौधा यूज कर लेता है तो जो नीचे नमी होगी वो जड़ों के द्वारा आसानी से अवशोषित की जा सकती है। ठीक है, तो इस प्रकार जो साइकोसील है, ट्रिपल सी जिसको कहते हैं, ये किस प्रकार का है, ग्रोथ रिटार्डेंट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, बाजरा की शुष्क खेती हेतु उपयुक्त किस्में हैं। 10 सुटेबल वेराइटीज ऑफ बाजरा फॉर ड्राई फार्मिंग। ऑप्शन नंबर फर्स्ट WCC 75, ऑप्शन सेकंड RHB 90, ऑप्शन थर्ड दोनों, ऑप्शन फोर्थ HB फर्स्ट। बताइए यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा। वेरी गुड, यहाँ पर जो सभी का आंसर सही है, यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा दोनों। कौन सा, देखो कौन कौन सी किस्में हैं, WCC 75, RHB 30 भी है, ध्यान रखना, RHB 30 और 90 दोनों हैं। बात करें यहाँ पर RCB 2 भी हैं और MH 179 भी है। ठीक है, तो ये किस्में कैसी हैं, शुष्क खेती के लिए उपयुक्त किस्में हैं। WCC 75, RHB 30, HHB 67 भी अपन लिख सकते हैं, HHB 67, जो ये किस्में हैं ये शुष्क खेती के लिए उपयुक्त किस्में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, तिल की सूखा प्रतिरोधी किस्म है, ड्रोट रेजिस्टेंट वैरायटी ऑफ सीसेमम। फर्स्ट ऑप्शन RT 101, सेकंड ऑप्शन RT 127, थर्ड ऑप्शन है RT 351, फोर्थ ऑप्शन है कोई नहीं, नन ऑफ दिस। बताइए यहां पर करेक्ट आंसर कौन सा होगा। वेरी गुड, यहां पर जो करेक्ट आंसर है वो है RT 127। RT जो 127 जो वैरायटी है वो शुष्क क्षेत्रों के लिए इंपॉर्टेंट है, तिल की जो वैरायटी है। इसके अलावा जो अन्य वैरायटी की यदि बात करें अपन, RT 46 ये भी इंपॉर्टेंट वैरायटी है, पूछा भी गया है क्वेश्चन। RT जो 46 इसके ऊपर स्टार लगा लेना। RT 46 है जो भी शुष्क क्षेत्रों के लिए इंपॉर्टेंट वैरायटी मानी गई है। और एक है TC 25, ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, TC 25, RT 46 और RT 127 जो तीनों वैरायटी हैं ये तिल की शुष्क क्षेत्रों के लिए बहुत अच्छी किस्में हैं। अगला क्वेश्चन, चना की बारानी खेती हेतु उपयुक्त किस्म है, द सुटेबल वेराइटीज ऑफ चिकपी फॉर रेनफेड कल्टीवेशन। ऑप्शन नंबर फर्स्ट प्रताप चना फर्स्ट, ऑप्शन सेकंड दाहोद येलो, ऑप्शन थर्ड RSG2 और ऑप्शन फोर्थ ऑल ऑफ दीज। बताइए यहां पर जो करेक्ट आंसर होगा वो कौन सा होगा। वेरी गुड, यहां पर जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑल ऑफ दीज होगा, यानी कि जो सभी किस्में हैं वो सूखे के प्रति क्या है, प्रतिरोधी हैं। बात करें जो अन्य किस्में जो यहाँ पर एक और हैं C235 इनके लगा हुआ, ये भी क्या है, सूखे के प्रति प्रतिरोधी हैं। एक है BG 256, BG 256 ये भी सूखे के प्रति प्रतिरोधी है। तो प्रताप चना फर्स्ट, दाहोद येलो, RSG2 और C235 और BG 256 ये वैरायटी चने की क्या है, शुष्क क्षेत्रों के लिए उपयुक्त किस्में हैं। अगला क्वेश्चन, मूंग की बारानी खेती हेतु उपयुक्त किस्म है। ऑप्शन नंबर द सुटेबल वेराइटीज ऑफ ग्रीन ग्राम फॉर रेनफेड कल्टीवेशन आर। ऑप्शन नंबर फर्स्ट पूसा बैसाखी, ऑप्शन सेकंड RMG 62, ऑप्शन थर्ड K 851 और ऑप्शन फोर्थ उपयुक्त सभी या ऑल ऑफ, है ना, ऑल ऑफ दीज। बताइए कौन सा करेक्ट आंसर होगा। वेरी गुड, यहां पर जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा सभी। ये सभी किस्में कैसी हैं,
शुष्क क्षेत्रों के लिए उपयुक्त किस्में हैं। एक इसके अलावा बात करें तो एक और इंपॉर्टेंट वेराइटी है SML 668। SML 668 जो वेराइटी है ये भी शुष्क क्षेत्रों के लिए बहुत अच्छी किस्म है। ये क्वेश्चन पूछा भी गया है। तो यहाँ पर जो अपन को ये चारों वेराइटी पता होना चाहिए, पूसा बैसाखी, RMG 62 के 851 और SML 668। RMG जो सीरीज की जो वेराइटी है ये लगभग किसके प्रतिरोधी है? सूखे के प्रतिरोधी है। ठीक है, RMG और भी आ सकता है 62 के अलावा। तो ये सभी कैसी हैं? सूखे के प्रतिरोधी किस्में हैं। अगला क्वेश्चन, मोट की बारानी खेती हेतु उपयुक्त किस्म है। द सुटेबल वेराइटीज ऑफ मोट बीन फॉर रेनफेड कल्टीवेशन आर, फर्स्ट है जडिया, सेकंड है जवाला, थर्ड है RMO 40, फोर्थ उपयुक्त सभी। वेरी गुड, सभी का आंसर बिल्कुल सही है। यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑल ऑफ दीज, उपयुक्त सभी। यहाँ पर जो है मोट की कैसी किस्में हैं? सूखे के प्रति प्रतिरोधी किस्में हैं। बात करें जो जडिया और जो जवाला किस्में हैं वो कहां से निकाली गई है? SKNEU जोबनेर से जो विकसित किस्में हैं वो है जडिया और जवाला। जो जडिया और जवाला जो किस्में हैं ये SKNU श्री कन्वेंदर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जोबनेर से विकसित की गई है। और RMO 40 भी किसकी वेराइटी है? ये मोट की ही वेराइटी है। एक और यहां पर बहुत अच्छी वेराइटी है काजरी मोट नंबर 1। जो काजरी मोट जो नंबर 1 है ये भी सूखे के प्रति प्रतिरोधी किस्म है। जो कहां से विकसित की गई है? काजरी जोधपुर से विकसित की गई है। अगला क्वेश्चन, शुष्क खेती में सामान्यतः उर्वरकों की मात्रा रखते हैं। इन ड्राई फार्मिंग यूजुअली कंटेन द अमाउंट ऑफ फर्टिलाइजर आर। ठीक है, फर्स्ट है डबल, सामान्य से डबल, है ना, सामान्य की आधी, है ना, सामान्य के बराबर, या मोर या सामान्य से ज्यादा, है ना। तो यहां पर बताइए जो करेक्ट आंसर होगा कौन सा होगा? वेरी गुड, यहां पर जो करेक्ट आंसर है, यहां पर जो फर्टिलाइजर की जो मात्रा लेते हैं वो सामान्य की क्या लेते हैं? हाल्फ मात्रा या आधी मात्रा लेते हैं। आधी मात्रा इसलिए लेते हैं क्यों यहाँ पर जो नमी का अभाव होता है और जो न्यूट्रिएंट जो फर्टिलाइजर होते हैं पौधे की ग्रोथ को क्या करते हैं? प्रमोट करते हैं, वृद्धि को बढ़ाते हैं। यदि पौधे की वृद्धि ज्यादा होगी तो वहां पर क्या होगा? एवपोरेशन की क्रिया ज्यादा होगी, और एवपोरेशन की क्रिया ज्यादा होगी तो मिट्टी के अंदर जो नमी है वो बिल्कुल सेव नहीं रहेगी और जो फसल की जो लाइफ साइकिल है वो कंप्लीट नहीं हो पाएगी। इसलिए यहाँ पर जो फर्टिलाइजर की मात्रा है वो बिल्कुल क्या दी जाती है? आधी दी जाती है। दूसरा रीजन ये है कि फर्टिलाइजर यदि अपन मिट्टी के अंदर, सोइल के अंदर ऐड करते हैं तो वहां पर जो फसल को है इरिगेशन की आवश्यकता होती है, इसलिए यहाँ पर अपन आधी मात्रा का ही प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नमी सूचकांक मान है या मॉइस्चर इंडेक्स यदि -66.7 से -33.3, है ना, कौन से क्षेत्र यानी कि इसके मध्य कौन से क्षेत्र के लिए है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट, है ना, शुष्क क्षेत्र के लिए, ऑप्शन सेकंड अर्ध शुष्क क्षेत्र के लिए, ऑप्शन थर्ड अर्ध आदर क्षेत्र के लिए, ऑप्शन फोर्थ है आदर क्षेत्र के लिए। बताइए यहाँ पर, बिल्कुल थ्योरेटिकल क्लास में सभी को पढ़ाया हुआ है, बताइए सभी करेक्ट आंसर क्या होगा? वेरी गुड, जो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा अर्ध शुष्क क्षेत्रों के लिए, सेमी एरिड रीजन के लिए। ठीक है, बात करते हैं यहाँ पर, यदि 66.7 से अधिक हो, मॉइस्चर इंडेक्स किससे अधिक हो? बात किसकी कर रहे हैं? मॉइस्चर इंडेक्स की बात कर रहे हैं। यदि मॉइस्चर इंडेक्स 66.7 से अधिक हो तो वो कौन से क्षेत्र में होता है? शुष्क क्षेत्र में होता है, ये पता होना जरूरी है। शुष्क क्षेत्रों में जो मॉइस्चर इंडेक्स होता है वो होता है -66.7 से ज्यादा। यदि बात करें 0 से लेकर -33.3 होता है वो कौन से क्षेत्र के लिए होता है? तो वो होता है अर्ध आदर क्षेत्र के लिए। कौन से क्षेत्र के लिए होता है? अर्ध आदर क्षेत्र के लिए। ठीक है, अर्ध आदर क्षेत्र के लिए जो मॉइस्चर इंडेक्स होता है वो कितना होता है? बात करें सेमी एरिड के लिए कितना होता है? 0 से लेकर -33.3। तो यहाँ पर अपन जो ड्राई फार्मिंग पढ़ रहे हैं तो शुष्क क्षेत्रों के लिए और अर्ध शुष्क क्षेत्रों के लिए अपन को बिल्कुल पता होना चाहिए। शुष्क क्षेत्रों में कितना होता है? -66.7 से अधिक, और अर्ध शुष्क क्षेत्रों में कितना होता है? -66.7 से कितना? -33.3। अगला क्वेश्चन, यहां पर यदि फॉर्मूले की बात करें, किसकी? मॉइस्चर इंडेक्स की फॉर्मूले की बात करें, मॉइस्चर इंडेक्स का फॉर्मूला है S-D/PET/100। तो ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। यहां पर कोई ज्यादा डिटेल से नहीं पहुंचने वाले हैं,
आपसे कैलकुलेशन यहाँ पर बिल्कुल नहीं पूछेंगे, फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, सामान्यतः फॉर्मूला आपको पूछा जा सकता है। बाकी मैंने आपको बता दिया कि अर्ध शुष्क क्षेत्र के लिए कितना होता है, शुष्क क्षेत्र के लिए कितना होता है, अर्ध आदर क्षेत्र के लिए कितना होता है। यदि आपको आदर क्षेत्र का भी पूछ लिया जाए तो आदर क्षेत्र का किससे अधिक होगा, 0 से अधिक होगा, वो माइनस में नहीं होगा, वो प्लस में होगा। 0 से लेकर आप 50 तक लिख सकते हो, ठीक है, 0 से लेकर 50 तक, 0 से लेकर 50 तक किसका होगा, आदर क्षेत्रों का। अर्ध आदर क्षेत्रों का 0 से लेकर -33 तक होगा, ठीक है, ऐसे मैंने क्लासिफिकेशन बता दिया है। तो फॉर्मूला क्या है, S - D, जो S यहाँ पर है ये है वाटर सरप्लस। क्या है, वाटर सरप्लस। यहां पर हिंदी में आप लिख सकते हो यानी कि अतिरिक्त जल। एस का मतलब यहां पर क्या है, अतिरिक्त जल, और डी का मतलब यह है वाटर डेफिसिट। वाटर डेफिसिट, यहां पर जो वाटर डेफिसिट है ये है जल न्यूनता, ठीक है, जल न्यूनता। डी यहां पर किसको दर्शा रहा है, जल न्यूनता को दर्शा रहा है, और एस किसको दर्शा रहा है, अतिरिक्त जल को दर्शा रहा है ना। अतिरिक्त जल माइनस जल न्यूनता अपॉन पोटेंशियल एवपोट्रांसपिरेशन। पीईटी का क्या है यहां पर, पोटेंशियल एवपोट्रांसपिरेशन, पोटेंशियल एवपोट्रांसपिरेशन, ठीक है, पोटेंशियल एवपोट्रांसपिरेशन यानी कि वाटर सरप्लस माइनस वाटर डेफिसिट अपॉन पोटेंशियल एवपोट्रांसपिरेशन मल्टीप्लाई किससे करना है, 100 से करना है। किसका फॉर्मूला ये, मॉइस्चर इंडेक्स, नमी सूचकांक, ठीक है, नमी सूचकांक का फॉर्मूला आपको ये पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन, नमी उपलब्धता सूचकांक किसके द्वारा दिया गया है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जो नमी, जो मॉइस्चर अवेलेबिलिटी इंडेक्स है, ये टर्म किसने दिया था, मॉइस्चर जो अवेलेबिलिटी इंडेक्स जो टर्म है ये दिया था थ्रोनवेट ने, है ना। किसने दिया था, थ्रोनवेट ने ये शब्द दिया था, मॉइस्चर अवेलेबिलिटी इंडेक्स। देखो बात करते हैं मॉइस्चर अवेलेबिलिटी इंडेक्स और मॉइस्चर डेफिसिट इंडेक्स, इसको तो कहते हैं नमी उपलब्धता सूचकांक, ठीक है, इसको कहते हैं नमी न्यूनता सूचकांक। क्या कहते हैं, नमी न्यूनता सूचकांक। नमी जो न्यूनता सूचकांक होता है वो एमडीआई होता है ना। एक होता है एआई, इसको कहते हैं एरिडिटी इंडेक्स, इसको कहते हैं शुष्कता सूचकांक, शुष्कता सूचकांक। ये तीनों याद होनी चाहिए, यानी कि मॉइस्चर अवेलेबिलिटी इंडेक्स, मॉइस्चर डेफिसिट इंडेक्स और एआई यानी कि एरिडिटी इंडेक्स, ठीक है, एरिडिटी शुष्कता सूचकांक। ये जो तीनों टर्म है ये किसने दिए थे, थ्रोनवेट ने दिए थे, ठीक है। एमएआई, एमडीआई और एआई तीनों ही टर्म किसने दिए थे, थ्रोनवेट ने दिए थे, ठीक है। बात करते हैं यहां पर, यदि तीनों की फॉर्मूले की बात करें यहां पर, तो देखो एमडीआई का फॉर्मूला अपन सामान्यतः पढ़ते हैं, क्लास में पढ़ाया हो भी। एमडीआई मॉइस्चर डेफिशिएंट इंडेक्स इज इक्वल पी माइनस पीईटी अपॉन पीईटी इंटू 100, ठीक है। P यहां पर है प्रिसिपिटेशन, P यहां पर क्या है, प्रिसिपिटेशन, वर्षण है, P यहां पर है वर्षण, प्रिसिपिटेशन। और पीईटी अभी अपन ने चर्चा की थी, ये है पोटेंशियल एवपोट्रांसपिरेशन। क्या है, पोटेंशियल ठीक है। तो यहां पर P माइनस पीईटी यानी कि प्रिसिपिटेशन माइनस पोटेंशियल एवपोट्रांसपिरेशन अपॉन पोटेंशियल एवपोट्रांसपिरेशन मल्टीप्लाई किससे करना है, 100 से। तो क्या निकल जाएगा, एमडीआई, ठीक है। दूसरा यदि बात करें एरिडिटी इंडेक्स, इसकी एरिडिटी इंडेक्स अपन ने पढ़ा था शुष्कता सूचकांक। इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है WD यानी कि वाटर डेफिसिट, जल न्यूनता अपॉन पीईटी पोटेंशियल एवपोट्रांसपिरेशन इनटू 100। ये किसका फॉर्मूला है, एआई का फॉर्मूला है, ठीक है। तो आपको सूत्र याद होनी चाहिए, ज्यादा इसमें लंबा चौड़ा अपन को नहीं देखना है। यहाँ पर फॉर्मूला है जो एरिडिटी इंडेक्स का फॉर्मूला है ये WD अपॉन पीईटी इंटू 100 है, और एमडीआई का फॉर्मूला है P माइनस पीईटी अपॉन पीईटी इंटू 100 है। और अपन ने मॉइस्चर जो उसका जो अपन ने मॉइस्चर इंडेक्स का जो फॉर्मूला पढ़ा था IM का, वो अपन ने पढ़ा था
S माइनस डी अपॉन PET इंटू 100। तो ये तीनों फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए, ठीक है। एक ये तो किसका है, मॉइस्चर अवेलेबिलिटी इंडेक्स या मॉइस्चर इंडेक्स भी कह सकते हैं इसको। ये एरिडिटी इंडेक्स है, ये मॉइस्चर डेफिसिट इंडेक्स है, ठीक है। तो तीनों सूत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन पर जो चर्चा करते हैं, ये तीनों टर्म किसने दिए थे, क्रोनवेट ने दिए थे। अगला क्वेश्चन, प्रथम शुष्क भूमि अनुसंधान स्टेशन किस वर्ष में शुरू किया गया था, ठीक है। अपन ने जो ड्राई फार्मिंग जो पढ़ते हैं, सबसे पहले पढ़ते हैं यही चीज पढ़ते हैं कि जो प्रथम शुष्क खेती अनुसंधान स्टेशन, फर्स्ट ड्राई लैंड रिसर्च स्टेशन वाज स्टार्टेड इन द ईयर, कौन से वर्ष में शुरू किया गया। तो यहाँ पर जो इसका जो करेक्ट आंसर, वेरी गुड, सभी स्टूडेंट लगभग करेक्ट आंसर दे पा रहे हैं। तो यहाँ पर जो इसकी जो स्थापना हुई थी वो 1923 में, 1923 में इसकी स्थापना की गई थी। और कहां पर की गई थी, मंजरी पुणे में, मंजरी पुणे, पुणे महाराष्ट्र में, ठीक है। मंजरी पुणे महाराष्ट्र में इसकी स्थापना की गई थी। कब की गई थी, 1923 में इसकी स्थापना की गई थी। किसकी, प्रथम शुष्क भूमि अनुसंधान स्टेशन। तो ये आपको पता होना चाहिए, प्रथम शुष्क भूमि अनुसंधान स्टेशन की स्थापना 1923 में कहां पर की गई थी, मंजरी पुणे के अंदर, महाराष्ट्र के अंदर की गई थी। अच्छा, फर्स्ट ऑप्शन पर अपन ने पहले चर्चा की, जनरल एग्रीकल्चर में चर्चा कर चुके थे, जो क्रीडा है CRIDA, जो क्रीडा है ये शुष्क भूमि से रिलेटेड जो अनुसंधान है, सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर ड्राई लैंड एग्रीकल्चर, ये कहां पर स्थित है, हैदराबाद में, जिसकी स्थापना कब हुई थी, 1985 में। थर्ड ऑप्शन पर भी अपन ने चर्चा कर ली थी पहले जनरल एग्रीकल्चर में, कि क्या है, इक्रीसेट, इक्रीसेट, ठीक है, इंटरनेशनल क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर सेमी एरिड ट्रॉपिक्स, इंटरनेशनल क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर सेमी एरिड ट्रॉपिक्स। इसकी स्थापना कब हुई थी, 1972 में। और इसकी स्थापना भी कहां पर हुई थी, हैदराबाद में, हैदराबाद, ठीक है। बात करते हैं 1977 में किसकी स्थापना हुई थी, इकार्डा की, इकार्डा, इकार्डा, ठीक है। इकार्डा की स्थापना कब हुई थी, 1977 में। इंटरनेशनल सेंटर फॉर एग्रीकल्चर रिसर्च इन ड्राई एरियाज, ठीक है, इंटरनेशनल सेंटर फॉर एग्रीकल्चर रिसर्च इन ड्राई एरियाज, ये कहां पर है, एलिपो सीरिया के अंदर है, एलिपो सीरिया। इसकी स्थापना कब हुई थी, 1977 में। तो जो ड्राई फार्मिंग से रिलेटेड जो इंस्टीट्यूट है आपको पता होना चाहिए, ठीक है। 1977 में एलिपो सीरिया के अंदर इकार्डा की स्थापना हुई थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन, 75 से 120 दिनों के बीच की फसल अवधि होती है। फर्स्ट रेनफेड फार्मिंग, सेकंड ड्राई फार्मिंग, थर्ड है ड्राई लैंड फार्मिंग, फोर्थ है नन ऑफ दीज। इनमें से कोई नहीं, बताइए सही आंसर क्या होगा। वेरी गुड, यहां पर जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ड्राई लैंड फार्मिंग। जो ड्राई लैंड जो फार्मिंग है, जिसको कहते हैं हिंदी के अंदर शुष्क भूमि खेती, क्या कहते हैं, शुष्क भूमि खेती। शुष्क भूमि जो खेती होती है, इन क्षेत्रों में वार्षिक वर्षा कितनी होती है, 750 से 1150 mm के मध्य होती है, 1150 mm के मध्य होती है। तो यहाँ पर इन क्षेत्रों में जो खेती अपनाई जाती है, जो फसलों की जो बुआई की जाती है, वो 75 दिन से 120 दिन में पककर तैयार होने वाली फसलों की क्या कर देते हैं, बुआई करते हैं। 75 से 120 दिन में पककर तैयार होने वाली फसलों की क्या करते हैं, बुआई करते हैं। बात करते हैं यहाँ पर ड्राई फार्मिंग। जो ड्राई फार्मिंग है, ड्राई फार्मिंग के अंदर 75 दिन से कम अवधि, 75 दिन से कम अवधि में पककर तैयार होने वाली फसलों की बुआई करते हैं। कौन सी जगह, शुष्क क्षेत्रों में, जहां पर कौन सी खेती अपनाई जाती है, शुष्क खेती। और जो बारानी खेती है, जिसको असिंचित खेती या वर्षा पोषित खेती कहते हैं, कौन सी है, रेनफेड फार्मिंग। जो रेनफेड फार्मिंग है, यहां पर 200 दिन से अधिक, 200 दिन से अधिक समय में या अधिक अवधि में पककर तैयार होने वाली फसलों की अपन आसानी से यहां पर बुआई कर सकते हैं। कौन सी जगह, रेनफेड फार्मिंग में। अगला क्वेश्चन, कुल खेती योग्य क्षेत्र में शुष्क भूमि कृषि का प्रतिशत है। ड्राईलैंड एग्रीकल्चर ऑक्यूप परसेंट ऑफ कल्टीवेशन एरिया। फर्स्ट ऑप्शन 60%, सेकंड 40%, थर्ड है 75%, फोर्थ है 50%। कुल खेती योग्य क्षेत्र में शुष्क भूमि कृषि का प्रतिशत है, यानी कि टोटल जो एग्रीकल्चर जो लैंड है या एग्रीकल्चर जो क्षेत्र है, एग्रीकल्चर जो एरिया है,
वहां पर उस एरिया में से शुष्क कृषि कितने क्षेत्रफल में की जाती है? तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा, वेरी गुड, वो होगा 60%। जो फर्स्ट आंसर है वो बिल्कुल सही होगा। थर्ड 75 नहीं हो सकता, क्योंकि 65 से 70% जो है वो एरिया जो है वो किसमें, भारत में है। लेकिन बात करते हैं, एक तरफ देखो हर बुक्स में अलग अलग मिलता है, यानी कि जो 141 जो मिलियन हेक्टेयर इंडिया का जो कुल जो शुद्ध कल्टीवेटेड क्षेत्र कितना है या नेट कल्टीवेटेड एरिया कितना है, 141 मिलियन हेक्टेयर है। यहाँ पर 80 से 90 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्रफल में कौन सी खेती की जाती है? शुष्क खेती की जाती है। कौन सी खेती की जाती है? शुष्क खेती, जो अकॉर्डिंग टू, यदि इसके अकॉर्डिंग अपन देखते हैं तो लगभग 60 से 65% क्षेत्र है ना, 60 से 65% क्षेत्र का ही जो योगदान है किसके अंदर, शुष्क खेती है ना। 60 से 65% क्षेत्र में कौन सी खेती की जाती है? शुष्क खेती यहाँ पर की जाती है। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा 60%। अगला क्वेश्चन, मिट्टी में अस्थायी नमी रहित स्थिति कहलाती है, ठीक है। टेम्परेरी मॉइस्चर लेस कंडीशन इन सोइल इज कॉल्ड, ऑप्शन नंबर फर्स्ट, इसे क्या कहते हैं? ड्रोट, फेमिन, एरिडिटी या ड्राई स्पेल। फर्स्ट ऑप्शन सूखा, सेकंड अकाल, थर्ड शुष्कता या फोर्थ शुष्क काल। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? फटाफट आंसर पुटअप कीजिए। अशोक चौधरी 3 नंबर, आंसर पुटअप कीजिए। कमेंट आना बंद हो गए। पवन जाकर 3 नंबर, पंकज वर्मा 3, सरिता बेड़ा 3। एक ने 3 स्टार्ट किया तो सभी ने 3 की लाइन लगा दी, है ना। जबकि यहां पर जो करेक्ट आंसर होगा ड्रोट, क्या होगा? सूखा। अगर मिट्टी में अस्थायी नमी रहित स्थिति रहती है तो उसको कहते हैं ड्रोट या सूखा। जो ड्रोट कंडीशन होती है वो यहां पर देखो बात करते हैं, ड्रोट जो एरिडिटी जो इंडेक्स होता है ये किसको डिनोट करता है? ड्रोट या सूखा को डिनोट करता है। अपने इसका फॉर्मूला पढ़ा था, WD/PET × 100। तो फॉर्मूला तो आपको याद रखना ही है, साथ में इसका जो वैल्यू है वो भी याद रखना है। यदि इसका मान 1 से लेकर 25 हो, कितना हो? 1 से लेकर 25 हो, तो यहां पर होगा माइल्ड ड्रोट। माइल्ड ड्रोट यानी कि मतलब सामान्य सूखा, सामान्य सूखा इसको कह सकते हैं, सामान्य सूखा। यानी कि जब जो एरिडिटी इंडेक्स का मान, एरिडिटी इंडेक्स का मान क्या हो? 1 से लेकर 25 हो, तो उसको कहते हैं माइल्ड ड्रोट या सामान्य सूखा। यदि इसका मान 26 से 50 हो, 26 से 50 हो, तो उसको कहते हैं मीडियम ड्रोट या मॉडरेट ड्रोट, यानी कि मध्यम सूखा, मध्यम सूखा। थर्ड है, यदि एरिडिटी इंडेक्स का मान 50 से अधिक है तो इसको कहते हैं सीवियर सूखा, है ना, सीवियर ड्रोट। सीवियर ड्रोट को क्या कहेंगे? भयंकर सूखा, है ना। भयंकर जो सूखा होता है, भयंकर सूखा। तो ये आपको याद होना या पता होना बिल्कुल जरूरी है। यहां पर जो भयंकर सूखा होगा, यदि एरिडिटी इंडेक्स का मान किससे अधिक हो? 50 से अधिक हो, तो उसको सीवियर ड्रोट कंडीशन कहते हैं। यदि 26 से 50 के मध्य हो तो उसको मीडियम ड्रोट या मध्यम सूखा कहते हैं। यदि 1 से 25 हो तो उसको क्या कहते हैं? माइल्ड ड्रोट या सामान्य सूखा कह देते हैं। यदि अपन प्रतिशत में बात करें, वर्षा से संबंधित बात करें, तो यहाँ पर जिन क्षेत्रों में 75% से कम वर्षा हो, किससे कम हो? 75%, यानी कि सीधी सी सामान्य सी बात है, यदि बरसात के द्वारा 100 लीटर पानी भूमि पर गिर रहा है, कितना लीटर? 100 लीटर, उसमें से यदि 75 लीटर से कम पानी गिरता है तो ये सूखा की श्रेणी में आता है। किसकी श्रेणी में आता है? इसको अपन कह सकते हैं सामान्य सूखा। यदि अपन बात करें कि यहां पर यदि इस वर्षा का जो पानी जो बरस रहा है, जो वर्षा हो रही है, ये 50 से यदि कम हो, है ना, सामान्य की यदि आधी वर्षा हो, तो उसको कहते हैं सीवियर ड्रोट, उसको भयंकर सूखा कह सकते हैं। ठीक है, यदि 50% से कम वर्षा हो तो वहां पर उसको अपन भयंकर सूखा, भयंकर सूखे की स्थिति वहां पर उत्पन्न हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शुष्क भूमि की अधिकांश मिट्टी में कार्बनिक पदार्थ की मात्रा होती है।
लेस देन 1%, मोर देन 1%, 5% या नन ऑफ दीज? बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा? फटाफट आंसर बताइए क्वेश्चन का। जेपीजी यादव, वेरी गुड। यहां पर जो करेक्ट आंसर होगा, सुरेश पलसानिया, वेरी गुड। जो यहां पर जो करेक्ट आंसर होगा वो एक नंबर होगा, लेस देन 1%। कितना? लेस देन 1%। यानी कि जो ऑर्गेनिक मैटर जो ऑर्गेनिक मैटर की जो परसेंट मात्रा होती है वो कौन सी मृदाओं में, शुष्क मृदाओं में कितनी होती है? 1%, 1% से कम होती है। क्योंकि जो मृदाएं होती है वो बिल्कुल रेतीली होती है, बलुई मृदाएं होती हैं, वहां पर ऑर्गेनिक मैटर बहुत कम होता है। और यहाँ पर जो मृदाएं होती है वो होती है लवणीय सारीय। ये भी पता होना चाहिए, शुष्क क्षेत्रों में जो मृदाएं होती हैं वो किस प्रकार की होती हैं? लवणीय सारीय मृदाएं होती हैं। कौन सी मृदाएं होती हैं? लवणीय सारीय मृदाएं होती हैं। नेक्स्ट, कृषि सिल्वी देहाती खेती प्रणाली का अर्थ है एग्री सिल्वी पोस्टरल, है ना? एग्री सिल्वी पोस्टरल सिस्टम मींस। तो यहाँ पर जो अपन जो एग्रो फॉरेस्ट्री से रिलेटेड ये जो क्वेश्चन हैं, इस पर अपन और भी खेती के यहाँ पर प्रकार देखेंगे, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आने की प्रबल संभावना है। चाहे जेट की एग्जाम की बात करें, चाहे सुपरवाइजर एग्जाम की बात करें, या कोई भी एग्रीकल्चर का कॉम्पिटेटिव एग्जाम हो, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। और सामान्य जानकारी के अभाव में यहाँ पर अपन क्वेश्चन क्या कर देते हैं? गलत कर देते हैं। तो एग्री जो सिल्वी पोस्टल है, यहाँ पर यानी कि फसलों के साथ में पेड़ उगाए या घास। सेकंड ऑप्शन, फसलें के साथ में पेड़ या फलदार पेड़, फसलें, घासें या जानवर, या घास, फसलें या पेड़। बताइए कौन सा आंसर यहाँ पर करेक्ट होगा? सरिता चौधरी, वेरी गुड। यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा फर्स्ट। फसलों के साथ में किसकी? पेड़ों की खेती करें और साथ में क्या उगाएं? घास उगाएं, है ना? तो ये क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा कृषि सिल्वी देहाती खेती या एग्री सिल्वी पोस्टल सिस्टम। यहाँ पर और भी खेती की यदि अपन चर्चा करें तो मैं एक स्लाइड स्पेशली अलग से बनाया हूं जिसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो यहाँ पर जो एग्री सिल्वी कल्चर बात करें, एग्री जो सिल्वी कल्चर है, एग्री सिल्वी कल्चर क्या होता है? फसल के साथ में ईंधन वाले पेड़ों का अध्ययन, या फसल के साथ में सीधा अपन कह सकते हैं पेड़ों का अध्ययन। सेकंड बात करें एग्री हॉर्टिकल्चर यानी कि फसलों के साथ में क्या? फलदार पौधों का अध्ययन। फसलों के साथ में अपन किसका अध्ययन करें? फलदार पौधों का अध्ययन करें। सिल्वी पोस्टल क्या होता है? सिल्वी पोस्टल होता है पेड़ प्लस चारागाह प्लस पशु। ठीक है, चारागाह के साथ में अपन पशु भी ले सकते हैं। देखो पोस्टल उसमें चारागाह और पशु दोनों सम्मिलित किए जा सकते हैं। बात करें यदि इस क्वेश्चन की, तो यहाँ पर अपन घास के साथ में पशु भी ऐड कर सकते हैं, ओब्लिक लगा के यहाँ पर अपन पशु भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है। जो पोस्टल होता है यानी कि सिल्वी पोस्टल यानी कि पेड़ प्लस चारागाह प्लस पशु। एग्री सिल्वी पोस्टल होता है, इस खेती के अंदर क्या होता है? एग्री सिल्वी पोस्टल यानी कि फसलों के साथ में पेड़ उगाना और चारागाह और साथ में पशुपालन करना, है ना? क्या कहलाएगा? एग्री सिल्वी पोस्टल। फसलों के साथ में पेड़ उगाना, चारागाह और पशुपालन करना। ठीक है, नेक्स्ट बात करें एग्री होटी सिल्वर, है ना? एग्री होटी सिल्वी कल्चर। बात करें इसके यहाँ पर फसलों के साथ में फल उगाना, क्योंकि यहाँ पर होटी आ गया, और ईंधन वाले पेड़ या बड़े पेड़ों का अध्ययन क्या कहलाएगा? एग्री होटी सिल्वर। तीनों को साथ मिलाकर फसलें, फल और ईंधन वाले पेड़ों का अध्ययन क्या कहलाएगा? एग्री होटी सिल्वी। बात करें सिल्वी एपीकल्चर, सबको बताए सिल्वी एपीकल्चर पेड़ों के साथ में किसका पालन करें? मधुमक्खी पालन करें। पेड़ों के साथ में क्या करें? मधुमक्खी पालन, उसको कहते हैं सिल्वी एपीकल्चर। बात करें एग्री पीसी सिल्वी कल्चर, है ना? एग्री पीसी सिल्वी कल्चर, पीसी यानी क्या होगा यहाँ पर? मछली पालन। फसलों के साथ में मछली पालन और बड़े पेड़ों का अध्ययन करना क्या कहलाएगा? एग्री पीसी सिल्वी कल्चर। तो आपने यहाँ पर देखा जो सिल्वी है, सिल्वी का मतलब है पेड़। सिल्वी का मतलब क्या है? पेड़। एग्री का मतलब आपने देखा होगा सभी के अंदर, इसका मतलब है फसल। ठीक है, पीसी का मतलब मछली पालन है। एपीकल्चर का मतलब क्या है? यहाँ पर मधुमक्खी पालन है। होटी की बात अपन ने की होगी, यहाँ पर होटी का नाम आते कौन से पर्वत आएंगे?
फल वृक्ष आ जाएंगे। कौन से वृक्ष आ जाएंगे? फल वृक्ष। और पोस्टरल का जहां पर नाम आता है वहां पर आएगा घास या चारागाह, और साथ में क्या आ जाएंगे? पशुपालन। साथ में क्या आ जाएगा? पशुपालन। तो यहां पर कंफ्यूज नहीं होना, ये टर्म आपको पता होना चाहिए बिल्कुल। किसी का भी क्वेश्चन से यदि किसी भी एग्जाम में पूछा जाएगा तो गलत नहीं होगा इस तरीके से यदि आप पढ़ते हो तो। नेक्स्ट वो लास्ट क्वेश्चन है, बारानी खेती वाले क्षेत्रों में किस प्रकार के फसल पैटर्न का उपयोग किया जाता है? What kind of cropping pattern is used in rainfed areas? Option first single cropping, option second relay cropping, option third ratoon cropping और option fourth intercropping। बताइए रेनफेड एरिया के अंदर मेनली अपन कौन सा पैटर्न यूज करते हैं? रेनफेड एरिया यानी कि बारानी खेती, या जिसको असिंचित खेती कहते हैं। बताइए क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में पुटअप कीजिए। जेपीजी ए करिए फटाफट आगे क्वेश्चन पुटअप कीजिए, सॉरी आंसर पुटअप कीजिए फटाफट, जल्दी चलो आगे। सरिता चौधरी, मेरे को पता है लाइन वही लगनी है नंबर 1 वाली, क्योंकि शुरुआत ही नंबर 1 से हो गई। यहां पर जो सही आंसर होगा वो होगा इंटरक्रॉपिंग। क्या होगा? इंटरक्रॉपिंग है। अंतरा सस्यें, जो अंतरा जो सस्य होती है यानी कि एक डिफाइंड रोल के अंदर, यानी सिस्टमेटिक तरीके से, या जैसे बात करें एक फसल की कुछ पंक्तियां बोने के बाद में दूसरी फसल की यहां पर कुछ पंक्तियों की बुआई करें, ठीक है, फिर बात करें तीसरी फसल की कुछ पंक्तियों की बुआई करें, ये होता है इंटरक्रॉपिंग। यानी कि एक ही खेत के अंदर एक से अधिक फसलों की बुआई करना और एक डिफाइंड रो के अंदर करना, सिस्टमेटिक रो के अंदर करना, उसको कहते हैं इंटरक्रॉपिंग। उसको क्या कहते हैं? इंटरक्रॉपिंग कहते हैं। ये पता होना चाहिए, इस प्रकार का फसल पैटर्न होना चाहिए। यहां पर जो ये रो है वो एक ही फसल की होनी चाहिए, दूसरा जो है ये अलग फसल की होनी चाहिए, तीसरा ही अलग फसल की होनी चाहिए। तो यहाँ पर जो इंटरक्रॉपिंग है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन से क्षेत्रों के लिए? बारानी खेती के लिए। यहाँ पर रेटोनिंग की क्रिया भी की जाती है, लेकिन जो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा इंटरक्रॉपिंग। बात करते हैं सिंगल क्रॉपिंग और मिक्स्ड क्रॉपिंग। यह भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मिक्स्ड एंड बात करते हैं सिंगल क्रॉपिंग, जिसको सिंगल क्रॉपिंग या मोनोक्रॉपिंग कहते हैं। सिंगल क्रॉपिंग, सिंगल क्रॉपिंग यानी कि केवल एक फसल उगाना, या मिक्स्ड फसलों के बीजों को आपस में मिलाकर उगाना। ये दोनों ही किसके लिए हैं? ड्राई फार्मिंग के लिए है, ड्राई फार्मिंग। अच्छा क्वेश्चन है, जो मिक्स्ड फार्मिंग है, देखो जो मिक्स्ड फार्मिंग है इसे शुष्क क्षेत्रों में फसल बीमा कहा गया है। क्या कहा गया है? फसल बीमा, है ना। किसको? मिक्स्ड फार्मिंग है उसको शुष्क क्षेत्रों में क्या कहा गया है? फसल बीमा। यानी कि यदि आप शुष्क क्षेत्रों के अंदर फसलों मिक्स्ड क्रॉपिंग अपनाते हैं तो वहां पर अपन को उत्पादन प्राप्त होने की बिल्कुल संभावना बनती है, वहां पर उत्पादन अपन प्राप्त कर सकते हैं। कैसे? यदि अपन बात करें जैसे बाजरा, और बाजरा के साथ में यदि मूंग की बुआई करें, किसकी? बाजरा प्लस मूंग। देखो मिक्स्ड फार्मिंग होता है क्या, पहले ये समझो। बीज को बोने से पहले अपन दोनों फसल के बीज को क्या कर लेते हैं? मिक्स कर लेते हैं। फिर मिक्स करने के बाद में चाहे उसको पंक्तियों में बुआई करो या फिर छिड़कवा विधि से बुआई करो, लेकिन बीज को तो आपने पहले ही मिक्स कर लिया, उसको कहेंगे मिश्रित सस्यें, है ना, या मिश्रित सस्यें को कहेंगे अपन मिक्स्ड क्रॉपिंग, है ना। बात करते हैं यहाँ पर ये मिक्स्ड क्रॉपिंग, इसके अंदर होता क्या है? ऐसी फसलों का कॉम्बिनेशन लेते हैं जो कुछ जो फसलें होती है जो कम नमी का अवशोषण करती है, कुछ ज्यादा नमी का अवशोषण करती है, या कुछ फसलें मिट्टी की अधिक गहराई से नमी का अवशोषण करती हैं, और कुछ फसलें उथली जड़ें वाली होती है तो ऊपरी सतह से नमी का अवशोषण करती है। तो यहाँ पर जो दलहनी फसल की जड़ें होती हैं वो अधिक गहराई पर होती है ना, और जो बाजरे की जड़ें होती है, जो खाद्यान्न फसलों की जड़ें क्या होती है? उथली जड़ें होती हैं। तो जो ऐसे बीज का यदि कॉम्बिनेशन होगा तो बाजरा है वो ऊपरी क्षेत्र से क्या लेगा? नमी ले लेगा। बाजरा कौन से क्षेत्र से लेगा? ऊपरी क्षेत्र से नमी लेगा। और जो दलहनी फसलें हैं वो निम्न, या जो नीचे नमी है जो मिट्टी के अंदर से है वो वहां से नमी लेता है। तो यदि किसी कारणवश ऊपर वाले क्षेत्रों में नमी का अभाव हो जाए और बाजरे की फसल नष्ट भी हो जाए, उसका उत्पादन अपन को नहीं मिले, तो अपन को उत्पादन मिलने की संभावना किसकी है? मूंग का उत्पादन अपन को मिल सकता है। इसलिए यहां पर कहा गया है
कि जो कौन सी खेती, जो मिक्स्ड फार्मिंग है उसको शुष्क क्षेत्रों का क्या कहा गया है, बीमा कहा गया है। इसी के साथ आज की क्लास अपन समाप्त करते हैं और अपन नेक्स्ट क्लास में चर्चा करेंगे सीड साइंस या सीड टेक्नोलॉजी के क्वेश्चंस पर। तो सीड टेक्नोलॉजी की आप लोग को पहले थ्योरेटिकल जो क्लासेज अपने ली थी पहले वो पढ़ना है बिल्कुल। उसके बाद में कल अपन उसकी प्रश्नोत्तरी पर चर्चा करेंगे। क्लास से लास्ट समय तक जुड़ने के लिए सभी को धन्यवाद।